नमस्कार दोस्तों और जय श्री राम। आज बात करेंगे फ्री टेक्स्ट पे राम सेतु की। कोशिश करेंगे आपको आसान भाषा में इसके इतिहास और इसके साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक और धार्मिक पहलू सामने रखने की। साथ ही बात करेंगे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की, जिसे एक वक्त पे भारत का सुएज कैनाल बताया जाता था। जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट की खूबियां क्या थी, इसकी कमियां क्या थी और क्या इसका कोई भविष्य बाकी भी है। अब राम मंदिर की ही तरह राम सेतु भी एक सेंसिटिव मुद्दा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने नेशनलिस्टिक मुद्दे पे अक्षय कुमार पिक्चर ना बनाए। अब अक्षय कुमार की पिक्चर तो अपने आप ही हिट हो जाएगी, पर हमारा चैनल तभी हिट होगा जब आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएंगे। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए अगले वीडियो पे जाने से पहले। फ्री टेक्स्ट पर अब हम हर हफ्ते लगातार नए शो रिलीज कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और मौका पाइए पहले 1500 सब्सक्राइबर्स में शामिल होने का। हमारा चैनल नया है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। कंटेंट पसंद आए या फिर कोई कमी पेशी रह गई हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। बात करेंगे आज के विषय के बारे में, जो है राम सेतु। तो क्या है ये राम सेतु? राम सेतु है करीब 30 किलोमीटर लंबा एक विशेष पत्थरों से रेत से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक ढांचा। ये वही ढांचा है जो भारत के पाम्बन आइलैंड्स या फिर रामेश्वरम को जोड़ता है श्रीलंका के मन आइलैंड्स के साथ। आप पाएंगे कि बहुत सारी जगहों पे राम सेतु का उल्लेख एडम्स ब्रिज के नाम से भी हुआ है। इतिहासकारों की माने तो हजारों साल पहले ये एक पुल हुआ करता था। तो गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब के इस दौर में आप में से काफी सारे लोग पहले से शायद जानते होंगे कि राम सेतु की पूरी कहानी क्या है, पर फिर भी उन लोगों के लिए जिनको शायद ये ना पता हो, एक छोटा सा 10-15 सेकंड का एक रिकैप दे देता हूँ। तो राम सेतु बनाया गया था भगवान राम और उनकी वानर सेना को लंका पहुंचाने के लिए, ताकि वो मैया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के ला सके। इसको बनाने में उनकी मदद करी नील और नल ने, जो थे डिवाइन आर्किटेक्ट्स, और उनके पास ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो कोई भी पत्थर अगर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं। तो ऐसे तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया एक पुल, जिसके ऊपर से होके गई भगवान राम और उनकी वानर सेना, और रावण की सेना से लड़के मैया सीता को वापस लेके आए। माना जाता है कि आज जो हिंद महासागर की जमीन पे जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो वही राम सेतु है जो नील और नल ने बनाया। कुरान की माने दोस्तों तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हिसाब से एडम, जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स के हिसाब से दुनिया के पहले इंसान थे, इन्हें हम एडम, प्रॉफिट एडम या फिर बाबा आदम के नाम से जानते हैं। अब कहानी यह है कि बाबा आदम एक बार अपनी ईव के साथ जन्नत से धरती की तरफ आ रहे थे और ईव कहीं रास्ते में खो गई। उसी ईव की तलाश में भटकते भटकते बाबा आदम आ पहुंचे मॉडर्न डे इंडिया के आसपास, और यहीं से उन्होंने अरेबिया तक जाने के लिए एक पुल बनाने की सोची। अब कहा जाता है कि बाबा आदम करीब 90 फुट के थे और 1000 साल जिए, तो एक बार के लिए माना जा सकता है कि शायद बाबा आदम ने कोई ऐसा पुल बनाया होगा। यही नहीं, बाबा आदम का जिक्र कुरान में भी करीब 25 से ज्यादा बार हुआ है। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि बाबा आदम जब ईव की याद में रो रहे थे तो उनकी आंखों से गिरी अश्क की कुछ बूंदें गिरी हिंद महासागर में और बन गया आज का मॉडर्न डे श्रीलंका। यदि आप गौर से मानचित्र पर देखें या वर्ल्ड मैप पर देखें तो पाएंगे कि श्रीलंका लगभग आंसू की किसी बूंद के जैसा ही दिखता है। तो दोनों में से सही बात कौन सी है, साफ तौर पे कह पाना मुश्किल है। पर अगर आप कार्बन डेटिंग की माने, यानी वो प्रक्रिया जिससे कि हिस्टोरिक चीज़ों की, एंशिएंट चीज़ों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, उसके अंदर की बची हुई कार्बन 14 की मात्रा नाप के, उसके अनुसार ये जो संरचना है जिसको हम राम सेतु कहते हैं, उसका निर्माण करीब 5000 BCE में हुआ था। ये मेल खाता है रामचरितमानस के रामायण घटना काल के साथ भी। और आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो समुद्र पे तैर सकते हैं, और कहा जाता है कि ऐसे पत्थर दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। तो हिंदू धर्म की इस मान्यता की पुष्टि करने के लिए और भी कई तथ्य हैं, पर जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ हमेशा विवाद बना रहता है। तो हम इस मुद्दे पे और जोर नहीं देंगे और बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि वेस्टर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में क्या पाया, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। उनका मानना है कि यह पुल प्राकृतिक रूप से नहीं बना है। ये एक एंशिएंट पुल है जिसे खास तौर से स्किल्ड आर्किटेक्ट्स ने कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया है, जो संभवतः बाहर से लाए गए हैं। उनका मानना है कि यह एक पुल है जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप नहीं बन सकता। इसकी और डिटेल्स 2015 के साइंस शो में दी गई हैं, जो कि डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया था। इसे जरूर देखिएगा। हालांकि जब नासा से इसके बारे में बात की गई तो नासा का मानना यह था कि यह 30 किलोमीटर लंबा एक सैंड फॉर्मेशन है जो कि प्राकृतिक रूप से बना है, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि इसे भगवान राम या फिर बाबा आदम ने बनाया हो। अब क्योंकि नासा इससे ज्यादा कोई और डिटेल्स नहीं देता, तो हमारा मानना है कि इसकी ओपिनियन को इस शो में आधार मान लेना ज्यादा समझदारी नहीं होगी।
उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा और दोनों पक्षों के तर्क और वितर्कों का अंदाजा भी आप लगा चुके होंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे इस मैप में, इंडिया के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर जाने के लिए आज श्रीलंका से गुजर के जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रामेश्वरम के पाम्बन आइलैंड से 5 स्टेट्स के बीच का जो पानी का एरिया है, जो समुद्री एरिया है, वो 3 फुट से लेकर 30 फुट तक ही गहरा है, जिसमें से भारी जहाज नहीं गुजर सकते। इस चक्कर में लोगों को श्रीलंका से घूम के जाना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, सुझाया गया सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1922 में, और ये प्रस्तावित किया गया कि इस जगह पे एक 90 किलोमीटर गहरा डीप वाटर कैनाल बनाया जाए। इस डीप वाटर कैनाल का मतलब है कि सी बेड यानी समुद्री जमीन की खुदाई करके उसकी गहराई इतनी बढ़ाई जा सके ताकि उसमें से सारे प्रकार के जहाज आराम से निकल सके। ऐसा करने से उस जगह का सी ट्रैफिक तो बढ़ता ही बढ़ता, वहां से निकलने वाले शिप्स को करीब 700 किलोमीटर का डिस्टेंस का बेनिफिट मिलता, यानी उनको 700 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा। ऐसा करने से उन्हें करीब 30 घंटे का टाइम का भी फायदा होता। तो प्रॉब्लम क्या है ऐसे प्रोजेक्ट को करने में, जो सुनने में तो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री वाइज भी बहुत फायदेमंद नजर आता है? प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 रूट्स हैं जो सुझाए गए हैं नीरी द्वारा। नीरी क्या है? नीरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी है जो इन प्रोजेक्ट्स की रिकमेंडेशंस करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है। नीरी हर पहलू में घुसती है, उम्मीद करते हैं नीरी हर पहलू में घुसती होगी, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, और उसके बाद सुझाती है कि ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है, जिससे सबसे कम खर्च होगा और सबसे कम प्राकृतिक नुकसान होगा। तो नीरी ने बोला अलाइनमेंट नंबर 5 इस प्रोजेक्ट को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अलाइनमेंट नंबर 5 के बीचों बीच पड़ता है राम सेतु, और अगर ये डीप वाटर ड्रिलिंग करनी है तो राम सेतु को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब जैसे ये बात सामने आई कि ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए राम सेतु को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, उसी दिन इस प्रोजेक्ट के भविष्य पे बहुत प्रश्न चिन्ह लग चुके थे। पर उसके बाद भी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले यूपीए सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दर्ज कर दिया कि जो रामायण है वह माइथोलॉजी है, तो फिर राम सेतु भी तो फिर माइथोलॉजी हुआ, तो उसके टूटने से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये काफी नहीं था कि डीएमके के उस टाइम के चीफ करुणानिधि ने ये तक बोल दिया कि राम जी कौन है, मेरे सामने लाओ, क्या कोई इंजीनियर लगता है? अब बस इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद बीजेपी और बाकी नेशनलिस्टिक हिंदू पार्टीज ने मिलकर पूरे देश में धरना कर दिया और पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बस वो दिन है और आज का दिन है, 2009 के बाद इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से भारत को। शिपिंग इंडस्ट्री को करीब 1000 करोड़ की सालाना बचत होने की संभावना है। जी हाँ, इंडिया का तूतीकोरिन पोर्ट एक मेजर इंटरनेशनल पोर्ट बन सकता है, जो कि अपने आप में काफी जॉब्स क्रिएट करेगा और वहां की लोकल इकोनॉमी को भी काफी ड्राइव करेगा। एक डीप वाटर कैनाल सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नेवी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। भारत की ख्याति विश्व में डीप वाटर पोर्ट डेवलप करने की बढ़ेगी, जिससे रेपुटेशन में काफी इजाफा होगा। और तो और कोस्ट टू कोस्ट ट्रैवल टाइम में करीब 25% की बचत होगी। यही नहीं, सारांश में यदि कहूं तो यह प्रोजेक्ट कभी किसी समय में भारत के सुएज कनाल के रूप में भी देखा जा रहा था। तो दोस्तों नुकसान क्या होंगे अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो चुका है कि इससे इंडिया की दुनिया में कोई रेपुटेशन तो काफी खराब हो गई है। दूसरा, हमें तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि प्रोजेक्ट कभी भी बनेगा, पर फिर भी मान लो एक अलाइनमेंट 6 जो नई सुझाई गई है उसकी बात मान के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो भी इस प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम की जो डीप वाटर कैनाल बनेगा उसकी गहराई अभी भी इतनी नहीं होगी कि 40,000 टन के शिप्स वहां से गुजर सके। और माना जाता है कि जो ये 40,000 या उसके ऊपर के शिप्स हैं वो 65 to 70% ऑफ द टोटल ट्रैफिक का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो ले दे के शायद दिन में 1 या 2 शिप ही इस रूट से गुजरेंगे, और वो शिप भी जब यहाँ से गुजरेंगे उनको भी धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि पानी की गहराई इतनी ज़्यादा है नहीं। तो जो 30 घंटे का फायदा बताया था वो भी शायद पूरी तरह से ना मिले। चलो मान लेते इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा वहाँ की मरीन लाइफ, जिसमें शामिल हैं डॉल्फिन, कोरल्स, टर्टल्स वगैरह। इनफैक्ट जब इसका सर्वे हुआ था उसी वक्त ही नीरी ने जब इसका सर्वे किया था तभी 5 व्हेल्स के मरने की खबर आई थी। फिर भी अगर आप आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट से तो वहाँ के मछुआरे जो आज कम गहरे पानी में आराम से फिशिंग कर लेते हैं उनकी जीविका पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो हमारा मानना यह है कि डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे बेस्ड होने चाहिए, ना कि किसी धर्म पे।
और किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, डेवलपमेंट के रास्ते में आड़े नहीं आना चाहिए। और शायद एक यही बड़ा रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि स्टेट और धर्म को अलग अलग रखा जाना चाहिए। क्योंकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट किसी ना किसी रिलीजन या फिर कम्युनिटी को किसी ना किसी तरीके से तो इफेक्ट करेगा ही। तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स को हम सिर्फ धर्म के नाम पर ही अबैंडन या फिर स्लो डाउन करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। 1-2 सेकंड लगेंगे अगले वीडियो देखने से पहले एक लाइक दबा दीजिए। और अगर आपके पास और कोई सुझाव है, कोई चीज़ हमने मिस कर दी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्री टेक्स लगातार हर हफ्ते नए वीडियोस डालता है। प्लीज़ ट्यून्ड इन रहिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया। जय श्री राम। जल्द लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय पर, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, आदाब।